नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैरियर कंपटीशन क्लासेस अब आप लोगों के बीच में ऑनलाइन आ रहा है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग कैरियर कंपटीशन क्लासेस की तरफ से सभी कक्षाएं निःशुल्क देख सकते हैं। कैरियर कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों को आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ये सब जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच उमाकांत यादव आ रहा हूं अब ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव, कैरियर कंपटीशन क्लासेस बक्सी का तरफ लखनऊ से। आज हम लोग जून महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का देखेंगे। जून 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं रक्षा समाचार से। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके बारे में विशेष जानकारी आपको हम देते हैं। सबसे पहले दिया, डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप में नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण कर लिया है। मिसाइल ने उच्च स्तर का सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया है। विभिन्न टेलीमेट्री रडार स्टेशनों को मिसाइल के प्रक्षेपण की निगरानी की गई है। अग्नि मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भारत की मदद करेगी और मई 1989 में पहली बार अग्नि का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसकी मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर है। आगे थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी देते हैं अग्नि प्राइम के बारे में। यह मिसाइल के अग्नि वर्ग का एक उन्नत संस्करण है। इसकी सीमा क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती को चिन्हित करने और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके अमूल्य योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय सतत विकास लक्ष्य यानी कि आपकी थीम थी भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना। पहला सांख्यिकी दिवस 29 जून 2006 को मनाया गया था। इस अवसर पर विजेता प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार, युवा सांख्यिकीविद के प्रोफेसर CR राव राष्ट्रीय पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी। महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं खेल जगत से। मैक्स वेस्टोपेन ने स्टारिन ग्रांड प्रिक्स जीता। रेल बुक्स के मैक्स वेस्टोपेन ने स्टारिन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 चैंपियन की रेस में दूसरे स्थान पर रहे। 2021 का फार्मूला 1 सीरीज में चौथी जीत थी। उन्होंने पहली बार फार्मूला 1 में लगातार 2 रेस जीती थी। इस तरीके से ये खेल जगत से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ से। NCAER को जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था को 11.5% बढ़ने की उम्मीद है। अगर इसकी बात करें तो NCER उम्मीद करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में नकारात्मक आधार पर 8.4 से 10.1% की रेंज में बढ़ेगी। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था को सतत विकास पथ लाने के लिए भारत को विस्तारवादी राजकोषीय नीति की आवश्यकता है। 25 जून को अर्थव्यवस्था की अपनी नवीनतम तिमाही समीक्षा में कहा गया कि 21 में संकुचन राजकोषीय नीति आर्थिक सुधार को धीमा करेगी। तो आप सबको पता है कि इस समय अर्थव्यवस्था हमारी कितना डामाडोल है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, राष्ट्रपति ने क्या किया, लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखेंगे, यानी कि जून में रख चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह उत्तर प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर है, जो कि उनका दौरा हो चुका है। राज्य के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया जाएगा। इसमें 750 सीटों वाला सभागार, पुस्तकालय, पिक्चर गैलरीज और साथ साथ संग्रहालय, बहुउद्देशीय हॉल, छात्रावास और अन्य मूलभूत सुविधाएं होंगी।
इस परियोजना के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। यह 3 एकड़ में फैला होगा और राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करेगा। लखनऊ में अंबेडकर मेमोरियल पार्क के बाद यह दूसरा ऐसा सांस्कृतिक केंद्र होगा। तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दलित वोट है उसको अपनी ओर करने के लिए ऐसा दांव खेल रही है। लेकिन आपको ये जानना है कि कहाँ पर इसका स्थापना की जा रही है और कौन इसकी स्थापना करेगा और इसका किसने उद्घाटन किया है, ये आप सबको जानना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार MSME के लिए एक रेटिंग प्रणाली विकसित करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार अपनी आगामी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक वित्तीय रेटिंग प्रणाली की विकसित करने की योजना बना रही है। यह नई रेटिंग प्रणाली बैंकों को MSME उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट निर्णय लेने में मदद करेगी। रेटिंग वार्षिक कारोबार, माल और सेवा कर रिकॉर्ड यानी कि GST जैसे होता है आपका, आयकर रिकॉर्ड, निर्यात और कंपनी की साख पर निर्भर करेगी। किसी कंपनी के लाभ या बैलेंस शीट की गुणवत्ता पर उनकी रैंकिंग के कारकों में से एक होगी। MSME मंत्रालय छोटे व्यवसायों को सरकार को दी जाने वाली सभी सेवाओं के वितरण के लिए एकल बिंदु पोर्टल विकसित कर रहा है। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भारत के GDP में 30% का योगदान देती है। सोचिए कि हमारा MSME कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अविश्वास मत हारने के बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दे दिया है। स्वीडन के PM स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास मत हारने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। वह सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता हैं। यह विश्वास मत हार गए क्योंकि वाम दल ने सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। यदि स्पीकर एंड्रियास नोरलैंड नया प्रधानमंत्री खोज में विफल रहते तो सितंबर 2022 में चुनाव होगा। स्टीफन लोफवेन 2018 में छोटे केंद्र दक्षिणपंथी दलों और लेफ्ट पार्टी के समर्थन से अल्पसंख्यक गठबंधन सरकार बनाई थी। स्वीडन एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें सरकार की संसदीय प्रणाली है। प्रधानमंत्री स्वीडन में सरकार का नेतृत्व करते हैं और सरकार की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, जैसे कि अपने यहाँ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा खेल जगत से क्वेश्चन है। भारतीय निशानेबाज से रही सारना बोत ने ISSF विश्व कप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की राही सरना बोत ने शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बधाई के पात्र हैं। वह मौजूदा टूर्नामेंट में एक रजत, 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने क्वालिफाइंग चरण में अधिकतम 600 में से 591 अंक हासिल किए हैं। बहुत ज़बरदस्त है। फाइनल में फ्रांस की मैथिले लामोले ने 31 स्कोर के साथ रजत पदक जीता। रूस की बिटलना वत्सार ने 28 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर 7वें स्थान पर रहे और 2020 में टोक्यो ओलंपिक से पहले ये आखिरी प्रतियोगिता है। ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के ओस्जेक में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है कि कहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री की नियुक्ति करेगी, यानी कि ये विश्व में पहला रिकॉर्ड होगा कि कोई विकलांग अंतरिक्ष यात्री को भी नियुक्त कर सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी, लॉन्च करेगी। इस भर्ती कॉल के लिए 2200 आवेदक प्राप्त हुए हैं। 2200 नहीं, 22,000 आवेदक प्राप्त हुए, यानी फॉर्म डाला गया है। ESA पैरा अंतरिक्ष यात्री की तकनीक विकसित कर रहा है। यह दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष सबके लिए है, यानी सबके लिए, ये नहीं केवल आप जो हो मतलब विकलांग नहीं है उन्हीं के लिए, जो विकलांग है उनके लिए भी अंतरिक्ष है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को वाणिज्यिक उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए निजी कंपनी और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अमेजन के संस्थापक बेजोस अगले महीने अपने रॉकेट पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। आगे बात करें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में, कि एजेंसी के थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यह 22 सदस्य राज्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। यह अंतरिक्ष में खोज के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य संरक्षण नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। 29 जून
29 जून 2014 को नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू के द्वारा स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट पेश की गई थी। 2 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव अपनाया और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस का विषय था ट्रॉपिक्स में डिजिटल डिवाइड। इंपॉर्टेंट है, थीम क्या होती है ये भी जानना बहुत जरूरी था। ट्रॉपिक्स दुनिया के कुल सतही क्षेत्र का 40% हिस्सा है। दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता इस क्षेत्र में है। ट्रॉपिक्स में क्षेत्रफल के हिसाब दुनिया के लगभग 95% मैंग्रोव वन और 99% मैंग्रोव प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे पुस्तकें और लेखक से संबंधित है। क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कानून और न्याय में विसंगतियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये हमारे 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कानून और न्याय में विसंगतियां नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति RB रविचंद्रन ने लिखा है और यह पुस्तक कानून की उन कमियों की व्याख्या करता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं खेल जगत से। शेफाली वर्मा ऑल फॉर्मेट्स में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है, यानी कि सबसे ज़बरदस्त ये बहुत ही कारनामा इन्होंने किया है। इन्होंने सभी फॉर्मेट्स में पदार्पण करने के लिए यानी कि डेब्यू करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया। सभी फॉर्मेट्स में पदार्पण की सूची में कुल मिलाकर 5वीं कम उम्र की क्रिकेटर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। फिलीपींस STF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, यानी जो फिलीपींस की STF है उसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। फिलीपींस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। STF उन क्षेत्राधिकारियों की ग्रे सूची में जारी की गई है जिन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। फिलीपींस के अलावा हाइती, माल्टा, दक्षिणी सूडान को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। अब इन क्षेत्राधिकारियों को वर्ष में 3 बार STF की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। फिलीपींस को 2005 में STF की ब्लैक लिस्ट में हटा दिया गया था। इससे पहले सन 2000 में STF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया था। अब ग्रे लिस्ट वह सूची होती है जिसमें बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार रखे जाते हैं। यदि किसी क्षेत्राधिकार को बड़ी निगरानी में रखा गया है जिसका मतलब यह है कि क्षेत्राधिकार सहमत समय सीमा के भीतर रणनीतिक कमियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है NDDB के कार्यकारी निदेशक मिनेश शाह को इसके अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मिनेश शाह को 6 महीने के लिए इसके अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्षा जोशी का कार्यकाल 31 मई 2021 को समाप्त होने के बाद उन्हें 1 जून 2021 से अतिरिक्त कार्यभार संभाला। मिनेश शाह इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य सचिव हैं। मिनेश शाह इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के डेयरी नीति और अर्थशास्त्र पर स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय आणंद गुजरात में है। यह वैधानिक निकाय है। मदर डेयरी इसकी सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है नियुक्ति से। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। अब इनका कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त होगा। 2020 में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्हें 2017 में भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अटॉर्नी जनरल क्या होता है जान लेते हैं। यह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसे भारतीय संसद की कार्रवाई में बोलने या भाग लेने का अधिकार होता है। इस तरीके से जून माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपने पूरे कर लिए हैं और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कैरियर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।
आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हमारे चैनल पे आप सभी लोग इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ में रीजनिंग की भी क्लासेस ली जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में बनी हुई, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। हिंदी की क्लासेस आप ले सकते हैं, हिंदी जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हर एक एग्ज़ाम में। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, और साथ साथ में स्पीड पोस्ट या स्पीड टेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगा सकते हैं। हिस्ट्री क्लासेस भी ली गई हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इकोनॉमिक्स क्लासेस ली गई हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। पॉलिटी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।